I will start with CAA and I will make it really short. सब जानते हैं क्या था नागरिकता संशोधन कानून, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच क्या है और रियलिटी क्या है, किस तरह से भ्रमित किया जाता है। और ये आप सब लोगों का फ़र्ज़ है मेरे साथियों, my young friends here, all of you please listen, attention. You know, all that you see on TV, you have your favorite channels, everybody is biased. You have to cut through the jargon and see things for what they are. कोई चैनल इसकी बात करेगा, कोई चैनल उसकी बात करेगा, लेकिन आप सबकी अकल है, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, देखिए कहाँ से बातें आ रही हैं। और बजाय ये कि आप सिर्फ एक अर्नब को फॉलो करें या सिर्फ एक राजदीप को फॉलो करें या एक फेड डिसूजा को करें या एक महान व्यक्ति और भी आ रहे हैं वीरदास, थोड़ी अपनी भी अकल लगाइए और देखिए क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जी बिल्कुल सुनिए, तो ये जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि विकास मेरे मित्र ने अभी कहा है, मेरे फॉर्मर कोलीग ने, कि 1995 में इसकी नींव रखी गई थी और फिर 2003 में, और भाजपा की ये सरकार ने इसको सिर्फ और सिर्फ अमली जामा पहनाया है, यानी कि एक लीगल शक्ल दी है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन था। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पे एक तरह का धार्मिक उत्पीड़न था, रिलीजियस परसिक्यूशन था, उससे बचने के लिए यह कुछ करना ज़रूरी था। आज हमारे देश में यहाँ पे बात होती, हर चीज़ में क्या बात होती है, द एम फैक्टर, माइनॉरिटीज़, मुसलमान जो हैं ख़तरे में हैं, इस्लाम ख़तरे में है। आपने सुना है ना टीवी डिबेट्स में, आपने सुना है ना सबने, ओवैसी जी वही बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी वही बोलती है, आम आदमी पार्टी वही बोलती है, आरजेडी वही बोलती है, अखिलेश जी की बीएसपी वही बोलती है। मुसलमानों के लिए करना चाहिए एम फैक्टर, अल्पसंख्यक। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं शाज़िया इल्मी कोई अल्पसंख्यक नहीं हूँ, मैं इस पूरे भारत देश के परिवार का हिस्सा हूँ, बराबर की साझेदार हूँ। जब मेरा देश मुझे बराबर का सिटीजनशिप और नागरिकता देता है, मैं तो किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी माइनॉरिटी का हिस्सा नहीं हूँ भाई, अपनी अपनी बातें करो, मैं नहीं हूँ, मैं बराबर की साझेदार हूँ, एक नागरिक हूँ। और मेरी पहचान धार्मिक नहीं है, सिर्फ सामाजिक है, बौद्धिक है, वैचारिक है, मेरी बहुत सारी पहचान है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को लेकर ना अपनी पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, पत्रकारिता में, एक्टिविज़म में, राजनीति में, सिर्फ इस पहचान को लेकर ना तो राजनीति करूँगी, ना किसी भी तरह से इसको बढ़ावा दूँगी, और ना इसी चीज़ को आगे ले जाकर इसका इस्तेमाल करूँगी। तो आप भी बोलिए जो भी, और आप लोगों से मुझे ये तवक्को है, उम्मीद है कि आप लोग भी जब बात हो इसकी कि माइनॉरिटी कार्ड, दलित कार्ड, जाट कार्ड, अहिर कार्ड, स्वर्ण कार्ड, इससे बचिए। ये भारतवर्ष हमारा है ना, पुरानी एक सिविलाइजेशन है, सनातनी सिविलाइजेशन है, ये हमारी जो सभ्यता है ना, ये बहुत बड़ी सभ्यता है। और मुझे यही हक है कि मैं सांस्कृतिक तौर पर यूपी से हूँ, मुसलमान भी हूँ, मैं नमस्कार भी करूँगी, अस्सलाम वालेकुम भी करूँगी, यहाँ पे आके केम छो भी बोलूँगी, वहाँ पे जाके आधा वर्ष भी करूँगी। ये मेरी मर्ज़ी है, ये मेरा हिंदुस्तान है, और ये फ़क्र की बात है मेरे लिए कि मैं मुसलमान हूँ भारत में। मैं ना तो अफ़गानिस्तान में हूँ, ना मैं पाकिस्तान में हूँ, ना मैं यमन में हूँ, ना मैं सीरिया में हूँ। तो बता दीजिए, और ये बताने की ज़रूरत है क्योंकि सीए, आपको पता है, सीए का पूरा कानून जिसको लेकर शाहीन बाग की सड़कें, गलियाँ, और ना सिर्फ शाहीन बाग, पूरे देश के, और मैं बता दूं हमारे देश में 19 करोड़ तो बाकायदा आंकड़े हैं जो सरकारी हैं, लेकिन सब जानते हैं कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या है जो औपचारिक तौर पर नहीं कहा जाता। इतने तो हमारे देश में मुसलमान हैं, 20 करोड़, इतने ही तकरीबन पाकिस्तान में हैं, इंडोनेशिया में इससे ज़्यादा है।
तो आप बताइए, जब हमारा देश का संविधान सबको बराबर मानता है, तो कहाँ से इन 20-21 करोड़ मुसलमानों को हटाया जा सकता है? तो जो नानी और दादियों का इस्तेमाल करके बिठा दिया गया था और कहा था कि भैया आपको हटा दिया जाएगा, ये किस कानून में लिखा था? तो बेवकूफ़ बनाने की भी हद होती है और बेवकूफ़ बनने की भी हद होती है। तो उनसे जाइए आप लोग और कहिए कि किसी और को बेवकूफ़ बनाएं, इतने बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कुछ मुझे लगता है हद पार कर दी गई है ये भ्रमित करने के लिए। भाई आपको मोदी जी से चिढ़ है, आप लड़ नहीं पाते। भाजपा जो है ना सिर्फ देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, समझते हैं हम लोग, मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, तो आप झूठ पर झूठ बोलेंगे। और वो सीधे साधे मुसलमान हमारे भाई, उनको आप डराए धमकाएंगे, तो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये मुसलमानों के लिए नहीं अच्छा है कि आप उनको लगातार डरा के रखें, उन्हें भयभीत करें और ये फियर मॉन्गरिंग करें और दंगे फसाद कराएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस कार्यकाल में मोदी जी के सबसे कम हुए हैं। और आप देखिए, और पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ ज़रा, और अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में तो हम जानते हैं क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं हमारे सिख भाइयों के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि जहाँ पे हिंदू आज़ादी के वक्त पर 30% थे, जो अब सिर्फ 70% हो गए हैं। नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रही थी। पार्टीशन के वक्त 17% थे, जो सिर्फ अब 1.8 रह गए हैं। क्या हुआ उन हिंदुओं को, बताइए आप? क्या हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी फ़िक्र कर रहे हैं या भाजपा सिर्फ फ़िक्र कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँ किसने किसने फ़िक्र की है। मौलाना आज़ाद साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? मौलाना आज़ाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो सोच से आतंकी हैं, वो हिंदू भाइयों को रहने नहीं देंगे। एक मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी ने ये कहा। और मालूम है और किसने कहा? नेहरू जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो हिंदू और वो सिख जो पाकिस्तान में रह गए हैं, जो बांग्लादेश में हैं और जो अफ़गानिस्तान में हैं, उन्होंने पार्टीशन मांगा नहीं था, वो विक्टिम्स थे उसके। वो तो मुसलमानों ने मांगा था, राइट? तो जो विक्टिम्स हैं और उसके वजह से वो परसिक्यूशन महसूस कर रहे हैं, शोषण महसूस कर रहे हैं, कम से कम भारतवर्ष तो उनकी मदद करेगा। सही बात है ना कि नहीं? तो क्या वो भी कम्युनल थे? क्या वो भी आरएसएस और मोदी जी के एजेंडे पे चल रहे थे? पूछिएगा। अगली बार कोई कहेगा ना, सारी नानी दादियों को बैठाइएगा और शर्जील इमाम को भी बैठा दीजिएगा, अरविंद केजरीवाल को भी ले आइएगा, मणिशंकर अय्यर जी को भी, अरुंधति रॉय जी को भी, कांग्रेस के भी लोग जो मिलेंगे कहिएगा। आप उनसे पूछिएगा कि महात्मा गांधी जी और मौलाना आज़ाद क्या आरएसएस के बताए हुए रास्ते पे तब चल रहे थे? ये सवाल देखिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सीए के दिसंबर 2019 में संसद से पास होने के साथ ही देश के खिलाफ माहौल बनाना था, और आप देखिए किस तरह से दिल्ली में दंगे किए गए। और दंगे तब हुए जब ट्रम्प जी आ रहे थे, तो किसी ना किसी तरह से देश दिखाना था, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ बनानी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट से बताना था कि नहीं, मोदी जी जो है ना मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहना था, डीस्टेबलाइज करना था। तो एक लॉबी है जो वाकई में विदेश से पैसा लेती है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, देश को स्टेबलाइज करो। मोदी जी को तो हराना मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी पूरे जन के लिए काम कर रहे हैं, कल्याणकारी काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार देश में जो है हर एक घर के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इज्जत घर, शौचालय बना रहे हैं, पानी की सुविधा पहुंचा रहे हैं, आवास योजना के तहत काम कर रहे हैं। उन माँओं के लिए, चाहे वो किसी भी घर की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए कि धुआं ना हो, मुक्ति मिले। क्योंकि धुएं का ना भाई मेरे माय यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धुएं का और बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता। होता है मज़हब? बीमारी का कोई मज़हब होता है?
जाति का कोई, मैं बताइए उसकी कोई जाति होती है? नहीं होती, नहीं होती। तो ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आ जाते हैं, अब देखिए एमयू में दंगे भड़काए गए और विभिन्न जगह। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाती हूँ, फार्म एक्ट पर। 3 कानून आए और ये ज़रूरी कानून थे। इस पर भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे भी जाना है और मेरे और साथी भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जो दोहरे मापदंड हैं इनकी बात करना चाहूँगी। 2004 से लेकर 2014 सिर्फ कुछ तर्क और कुछ तथ्य सुनिए, ज़रूरी है क्योंकि आपको ये काम लेकर बाहर जाना है। सिर्फ तथ्य पेश कीजिए, ना भाजपा की तरफ से बोलिए ना कांग्रेस की तरफ से बोलिए, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो एक ज़बान बोलते हैं, हम लोग कुछ और ही ज़बान बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह ने, और एक कमेटी बनाई गई थी 2007 में कि एपीएमसी एक्ट एक होगा और इसके तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अलग अलग पार्टियां थी जो रूल करती थी, शासन करती थी। इनमें जो है एपीएमसी एक्ट बनाया जाएगा। फिर यूपीए सरकार ने एक एमएस स्वामीनाथन, जिसके जिक्र किया हमारे अच्छे वंडरफुल स्पीकर्स ने, उन्होंने कहा 2006 में ये कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफाइड नेशनल मार्केट की बात करेगी। तब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन थे यूपीए के? शरद पवार जी, एनसीपी के जब हैं। उन्होंने एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म की बात की और आप देखिए इन्होंने बाकायदा कहा कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, इसका वैश्वीकरण होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, किसानों के पास बड़ी मार्केट होनी चाहिए और उनको अटकना नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी खरीद में। और इन्होंने बात 2012 में भी कही, लेकिन ये सिर्फ हमारी और हमारी सरकार थी जिसने बाकायदा 2009 में जब ये एमएस स्वामीनाथन कमेटी आ गई उसको ना सिर्फ लागू किया, और अगर मैं आपको डिटेल्स दूंगी इस एमएसपी के तो आप देखेंगे कि बाकायदा 1.5 गुना से भी ज़्यादा खरीद में बाकायदा इसको ना सिर्फ इसकी उपज खरीदी गई बल्कि किसानों के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है कई जगह पे। तो अगर वो कानून पास हो रहा है जिसके खिलाफ लोग कह रहे हैं कि वो काला कानून है, वो ऑलरेडी लागू है, यानी कि जो कानून लागू है उसको कह रहे हैं वो काला कानून है, उसे वापस लो। खैर वो अलग कहानी है, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोगों को समझाना और इसके सुधार के तहत जो फ़ायदे हो सकते थे हम लोग इसके लिए सक्षम नहीं हो पाए, काम नहीं कर पाए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर इन कानूनों को वापस लेता हूँ। बाकी सद्बुद्धि लोगों की और उनकी समझ, लेकिन कम से कम हम लोग अपना काम सजग तौर पर आप सब लोगों को बाकायदा ये काम इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स की तरह लेकर करना होगा, जाना होगा। और जो ये फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा वाले हैं, जो न्यूज़ मैन कम पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं, बताना होगा कि क्या कुछ ज़रूरी है और इन सारे के सारे कानूनों की क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है और क्या इनका सफ़र है। इसके साथ और इस आपसे एक छोटी सी प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर, क्योंकि देखिए सिर्फ नेता नहीं करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स, मीडिया वाले भी बहुत करते हैं। मुझसे अर्नब गोस्वामी ने एक बार पूछा कि शाजिया, हाउ डू यू फील इन मीडिया आफ्टर पॉलिटिक्स? एंड यू नो व्हाट आई सेड? I said there was more media in media than there was more politics in media than there is politics in politics. तो आप लोग जो हैं, जी बिल्कुल, तो आप लोग जो हैं इस सबसे बचिए, use your own brains. There is so much available to you which wasn't available to us. Go out there, seek the truth and be information warriors. जय हिंद, जय भारत.